नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिवानी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड फॉर एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हमने जैसे कि आप जानते हैं हमने जनरल साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं कुछ टॉपिक आपको करवा चुकी हूँ और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? सेल का। ठीक है, सेल चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन की हैं, सेल ऑर्गेनली, इन चीज़ों के बारे में आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेल से। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डिस्कवरी। देखो, ये वीडियो जस्ट नॉट ओनली एचपी पटवारी के लिए बट जो बच्चा जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम की उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डन। अब पहले हम जानेंगे कि सेल की डेफिनेशन क्या है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। ठीक है, सेल क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि हमारा ये सेल है, मान लो, है ना, ऐसा हमारा सेल है और ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। दिस इज सेल, पूरा का पूरा ये क्या है? सेल है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। दिस इज ए साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो सेल वाले चैप्टर से क्या बनता है? डिस्कवरी से रिलेटेड। ठीक है, कि सेल की डिस्कवरी किसने करी। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कौन? डिस्कवरी ऑफ द सेल कौन से साइंटिस्ट ने करी? तो कौन से साइंटिस्ट ने करी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम डेड सेल को डिस्कवर्ड करा था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डेड सेल को किसने डिस्कवर करा, तो किस पे जाना है आपने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और अगर जनरली क्वेश्चन नॉर्मली भी आ जाता है कि फर्स्टली हु डिस्कवर्ड द सेल, तो भी किस पे जाना है? रॉबर्ट हुक पर। बट अगर आपको डायरेक्ट मेंशन करके ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन थे जिसने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तो वो कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। कौन? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। डन। ठीक है, तो डेड सेल का कौन हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। डेड सेल का कौन हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। एंड लिविंग सेल का कौन हो जाएगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, डेड सेल का कौन हो जाएगा? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। डेड सेल का क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। एंड लिविंग सेल के कौन हो जाएंगे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, मेंशन करके अगर जस्ट ऐसे आता है हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्टली, जस्ट ऐसे आ रहा है, इसने ना डेड मेंशन करा है ना लिविंग मेंशन करा है, तो आपने किस पर जाना है? रॉबर्ट हुक पे। ठीक है, अब तीसरे आएंगे हम रॉबर्ट ब्राउन पे। ये नाम आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था क्या? न्यूक्लियस को। जैसे मैंने बताया ना कि ये मान लो हमारा सेल है, तो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये किसने डिस्कवर करा था? तो ये किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, आगे हमारे चौथे नंबर के साइंटिस्ट कौन आ जाते हैं? वर्चो ने एक बोला कि मतलब कि सेल आया कहाँ से। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुर्गी पहले आई क्या अंडा पहले आया, है ना, वैसे ही ये बातें चल रही थी। उस टाइम की बात है ये कि सेल कहाँ से आया है। तो जब हम 12th क्लास में जाते हैं ना, तो हम इवोल्यूशन में ये चीज़ें पढ़ते हैं कि पहला सेल कैसे बना। अभी हमने जनरल साइंस में इन चीज़ों पे नहीं जाना, वो हाई क्लासेस की बातें हैं। बट वर्चो ने बोला था कि जो सेल होता है वो कहाँ से आता है? जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल है वहीं से ही सेल बनकर आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे के सारे सेल कहाँ से आते हैं?
प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑलरेडी जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है वहीं से ही न्यू सेल बनते हैं। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय ए वर्चो। अब देखो ये जो वर्चो की ये स्टेटमेंट थी ना, ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये ऐसे भी आ जाती है ओमनिस सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट ऐसे भी पूछ ली जाती है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब भी क्या है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस इज गिवन बाय ए रॉबर्ट वर्चो। डन, ठीक है। अब आगे आता है सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी हमारे दो साइंटिस्ट ने दी, क्या नाम थे उनके, शेल्डन एंड स्वान। कौन कौन से थे, शेल्डन एंड दूसरे कौन से साइंटिस्ट थे हमारे, स्वान। शेल्डन एंड स्वान गिव्स ए सेल थ्योरी। ये जो हमारे शेल्डन थे ना, ये क्या थे, हमारे बॉटनिस्ट थे, ठीक है। और ये जो हमारे स्वान थे, ये क्या थे, हमारे जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर क्या दी, सेल थ्योरी दी। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया, सेल थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो किसके द्वारा दी गई, शेल्डन एंड स्वान के द्वारा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परकंजी। परकंजी ये भी कौन है, साइंटिस्ट हैं परकंजी। हु इज परकंजी, इज ए, नाम है ये किसका, एक साइंटिस्ट का, जिन्होंने क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय किसके द्वारा, परकंजी के द्वारा। टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय ए परकंजी, ठीक है। तो बच्चे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। देखो ये जो हमारा ये सेल है, मान लो दिस इज सेल, ठीक है। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो सेल और न्यूक्लियस के जो बीच का स्पेस होता है ना, पहले देखो दिस इज अ न्यूक्लियस। सेल और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होता है, दिस इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म, ओके। और न्यूक्लियस के अंदर का इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सेल और न्यूक्लियस के बीच को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियस का क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को टुगेदरली क्या बोल देते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। टुगेदरली क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। किसने दी टर्म, प्रोटोप्लाज्म, नाम किसने दिया, परकंजी ने, ठीक है। तो ये 6 साइंटिस्ट हैं और 6 के 6 साइंटिस्ट आपको ध्यान होने चाहिए। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस से ये 6 के 6 साइंटिस्ट बहुत बार पूछे गए हैं। डन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे किस पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सेल, नाम से पता चल रहा है यूनी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होगा, एक ही सेल होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। जैसे हम ह्यूमन, हम एनिमल, किसका एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। हम किसका एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब देखो मेड अप ऑफ वन सेल, एक सेल है, और सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। जैसे हम अगर मैं अपनी मतलब हम ह्यूमंस की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, इवन प्लांट्स की बात करें, तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं और सारे सेल्स के अपने अपने फंक्शंस हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना टिश्यू, है ना, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन।
हमारे अंदर क्या है कि जैसे मिलियंस ऑफ द सेल है मानो, और उन सेल्स में से कुछ सेल एक काम संभाल रहे हैं, कुछ सेल कुछ और काम संभाल रहे हैं, ऐसे ऐसे ग्रुपिज्म बना हुआ है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ही सेल है, वही सेल क्या करेगा, सारे के सारे फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। जैसे हमारे अंदर के फंक्शन क्या हुए, जैसे रेस्पिरेशन है ना, सांस लेना, रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ये जो सारे अलग अलग सिस्टम है हमारी बॉडी के, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल परफॉर्म कर रहे हैं। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल वो सारे फंक्शन देख रहा है ना। अब देखो कौन कौन से एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछेगा आपसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बताओ। तो देखो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लामाइडोमोनाज इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये ऑल आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनके अंदर एक ही सेल होता है और वही क्या करता है, सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑक्टोपस, यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया एग्जाम्पल, ऑक्टोपस जैसे हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना जब 11th में जाकर, आपको इतने डीपली हाईली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना आपको पटवारी या पंचायत सचिव के एग्जाम में इतना आपको एनिमल किंगडम इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ये ऑक्टोपस अगर इन वीडियोस को कोई टैट का बच्चा भी देख रहा है, मतलब बायोलॉजी की तैयारी भी कर रहा है इन वीडियो के थ्रू, तो आप उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये ऑक्टोपस। ठीक है, तो ये ऑक्टोपस जब हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं ना, मुलस्का, तो ये जो मुलस्का का एग्जाम्पल है क्या, ऑक्टोपस। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने, पेट्रोमाइजोन। ठीक है, तो आपने याद रखना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन हुए, अमीबा, क्लामाइडोमोनाज, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल क्या हुए, ऑक्टोपस और पेट्रोमाइजोन। ठीक है, डन। अब देखो मुझे आपको इस स्लाइड्स को करवाने से पहले एक बात और बताती हूँ जरा मैं। देखो हमारे जो साइंटिस्ट थे RH व्हिटेकर, RH व्हिटेकर, इन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो किसने दिया, RH व्हिटेकर ने। दूसरा क्वेश्चन कौन से ईयर में दिया, तो कौन से ईयर में दिया, 1969 में। क्या बोला मैंने, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, RH व्हिटेकर ने। कौन से ईयर में दिया, 1969 में। ठीक है, वो 5 किंगडम क्या थे, 5 किंगडम सिस्टम का मतलब है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो उस टाइम तक नॉन स्पीसीज थी, नॉन ऑर्गेनिज्म थे, उनको ना उनके फीचर्स के बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग किंगडम में, 5 किंगडम में उनको कैटेगराइज कर दिया। तो वो किसने करा, RH व्हिटेकर ने। कौन से ईयर में करा, 1969 में। और कौन से वो 5 किंगडम थे, तो पहला कौन था हमारा, मोनेरा, पहला कौन था हमारा, मोनेरा, नोट करोगे इनको। दूसरा क्या था हमारा, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था हमारा, फंगी। चौथा क्या था हमारा, प्लांटी, मतलब प्लांट। और पांचवा क्या था हमारा, एनिमल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एडवांस कौन हो गया, एनिमल। ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड, सबसे ज़्यादा मतलब पुराना, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं हम बैकवर्ड काइंड ऑफ, तो क्या हो जाएगा, मोनेरा। अब देखो जितने भी हमारे बैक्टीरिया है ना, जो भी हमारे बैक्टीरिया है वो सारे के सारे कहाँ डाले गए, मोनेरा के अंदर। तो बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर कौन से आते हैं बैक्टीरिया, मैंने बोला ना उनकी फीचर्स के बेस पे उनको वहाँ पे डाला गया। ठीक है, अब फंगी का आपको पता है क्या होते हैं फंगी, जैसे हम देखते हैं हमारी सब्जियां, जैसे मानो कोई ब्रेड है या कोई भी सब्जी है, उसमें वो अगर ख़राब हो जाए तो एक कवरिंग सी चढ़ जाती है वाइट कलर की, वो किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से। ठीक है, प्लांट में क्या रखा गया, फोटोसिंथेटिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल हम हिट्रोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा, अब प्रोटिस्टा में ऐसे मेंबर आए जो ऐसे थे कि कुछ प्लांट का करैक्टर शो कर रहे थे, कुछ एनिमल का करैक्टर शो कर रहे थे। प्रोटिस्टा के अंदर हमने कैसे मेंबर को रखा, कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा, जो प्लांट का करैक्टर भी शो कर रहे थे और एनिमल का करैक्टर भी शो कर रहे थे। मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमने ना जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करा तो वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, क्या, क्लामाइडोमोनास,
क्लामाइडोमोनाज, है ना। क्लामाइडोमोनाज मैंने क्या बताया कि एग्जाम्पल बताया। ये जो क्लामाइडोमोनाज है ना, ये ना प्लांट में भी रखा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ये प्लांट का करेक्टर भी शो करता है एज वेल एज एनिमल का करेक्टर भी शो करता है। कैसे, देखो क्लामाइडोमोनाज की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसे। इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला। ये जो स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर फ्लैजिला का होना ना, फ्लैजिला क्यों होते हैं, मूवमेंट के लिए। ये किसका करेक्टर है, एनिमल का। फ्लैजिला का प्रेजेंस इज ए करेक्टर ऑफ एनिमल, ठीक है। और इसी क्लामाइडोमोनाज के अंदर ना आपको कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट का होना, देखो क्लोरोप्लास्ट किसका करेक्टर है, प्लांट का। जो खाना अपना खुद बनाते हैं उसका करेक्टर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट का होना इज ए प्लांट करेक्टर, फ्लैजिला का होना इज ए एनिमल करेक्टर। तो ऐसे कंफ्यूजिंग जो जो मेंबर थे ना, जो दोनों के करेक्टर शो कर रहे थे, उनको कहाँ पे रखा हमने, प्रोटिस्टा के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन आता है, जो पुरानी काफ़ी पुरानी जो एनसीईआरटी थी ना, वहाँ पे ना क्लामाइडोमोनाज को प्लांट के अंदर कैटेगराइज किया जाता था। तो क्वेश्चन ऐसा आता था कि क्लामाइडोमोनाज इनमें से किस में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन होती थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी। तो आंसर होता था प्लांटी, ठीक है। तो अब की एनसीईआरटी में ये चीज़ अपडेट कर दी गई है, और अब आपने किस पे जाना है, प्रोटिस्टा के ऊपर, ठीक है। अगर ऑप्शन में प्रोटिस्टा नहीं दे रखा तो आपने कहाँ जाना है, प्लांट के ऊपर। अदरवाइज प्रोटिस्टा और प्लांट दोनों ऑप्शन दे रखी है, तो किस पे टिक लगाना है आपने, प्रोटिस्टा के ऊपर, ठीक है। समझ आया। अब देखो ये था वो, ये है ना क्लामाइडोमोनाज। ये देखो ये क्या दिख रहे हैं, फ्लैजिला दिख रहे हैं। ये क्या दिख रहे हैं, क्लामाइडोमोनाज। ये क्या दिख रहा है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये अगर कोई टैट की प्रिपरेशन के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ना 2020 में जब टीजीटी मेडिकल का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, तो वहाँ पे पूछा था ये क्वेश्चन, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और ऑप्शन दे रखी थी। तो उसका आंसर एक ऑप्शन में क्या था, क्लामाइडोमोनाज, ठीक है। यही टीजीटी में ये क्वेश्चन एक और पूछा गया था, क्लामाइडोमोनाज बिलोंग टू प्रोटिस्टा या प्लांट। तो कहाँ से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डन, क्लियर है। अब देखो इस स्लाइड्स पे आओ, देखो सेल के साइज हमने देखने हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, बैक्टीरिया का नर्व सेल। अब नर्व सेल क्या हुई हमारी, ये दिस इज़ द नर्व सेल। हम न्यूरो जब ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे तो वहाँ मैं नर्वस सिस्टम आपको समझाऊंगी, तो वहाँ यहाँ पे न्यूरॉन की पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, हमारी बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन है, नर्व सेल है, ठीक है। बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है, 3 to 5, क्लियर है, ओके। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो रेड ब्लड सेल है, मतलब जो आरबीसी है, उनका साइज़ कितना होता है, 7 उनका साइज होता है। माइकोप्लाज्मा, अब ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो कौन है स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ये एक ऐसा सेल है जिसके बाहर क्या देखने को नहीं मिलता, सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल जहाँ पर सेल वॉल नहीं होती। और माइकोप्लाज्मा से एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा को। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम इज कॉल्ड कौन, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। डन, क्लियर है। नेक्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप देखोगे, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। द ह्यूमन की बॉडी में अगर स्मॉलेस्ट सेल देखें तो वो कौन होता है, मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन है, मतलब कौन है हमारा मेल गैमेट, मेल के केस में इज ए स्पर्म, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस से। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस से केमिस्ट्री के सेक्शन से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, सल्यूट क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बीकर है, इसके अंदर मैं एक सॉल्वेंट ले लूँ, एक पानी ले लूँ, मान लो, है ना, मैंने पानी ले लिया इतना, और इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी, चीनी के दाने डाल दिए, शुगर डाल दी। तो ये जो सॉल्वेंट है, ये जो पानी है, ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और ये जो शुगर है
ये क्या कहलाएगी, सल्यूट। मतलब जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सल्यूट, और जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, डन, क्लियर। अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है। सल्यूट का मूव होना, मूवमेंट ऑफ द सल्यूट फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सल्यूट का मूव फ्रॉम हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, जैसे कि मान लो हम खाना बना रहे हैं किचन में, है ना, तो आपने देखा होगा कि खाना अगर किचन में बन रहा है तो उसकी फ्रेगरेंस पूरे घर में फील होती है। या कोई पर्सन एक रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे कर रहा है, ठीक है, तो वो परफ्यूम आपको दूसरे रूम में भी उसकी खुशबू देखने को मिलेगी और पूरे रूम में उसकी खुशबू देखने को मिलेगी, इवन दो वो स्प्रे कहाँ पे की गई थी, जस्ट एक कॉर्नर पे। ये किसकी वजह से हुआ, डिफ्यूज़न का। गैसेस का क्या होता है, डिफ्यूज़न, कि जहाँ पर मैंने परफ्यूम की स्प्रे करी या जहाँ पर मैंने खाना बनाया वहाँ पर क्या था, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वो मूव करे कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में वो क्या करे, मूव करे। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस अपोजिट है। ओस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऐसे ही होगी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बट किसकी होगी, सोल्यूट की नहीं होगी, किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी। ठीक है, किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी। ठीक है, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में क्या फर्क है, हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट की मूवमेंट, डिफ्यूजन, हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की मूवमेंट, ओस्मोसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, एक तो ओस्मोसिस और डिफ्यूजन तो चलो हो गया नॉर्मल। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये जो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, इसमें बनते हैं। ठीक है, अब समझो इसको जरा, देखो ये मैंने क्या करा, एक बीकर लिया है ना, एक बीकर लिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मान लो मैंने ये बीकर लिया, जस्ट वेट, ये देखो एक बीकर लिया मैंने, ठीक है, इस बीकर में मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जो कैसा था, हाइपोटोनिक होता है कम, हाइपो का मतलब, हाइपो वर्ड का मतलब क्या होता है, लेस, क्या लेस, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, लेस सॉल्यूट। ठीक है, तो इस बीकर में क्या है, सॉल्यूट क्या है, लेस है। अब एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का क्या है, एक सॉल्यूशन है। मान लो चीनी का घोल है, ऐसे मान के चलो नमक का घोल है या चीनी का घोल है, नमक का घोल है मान लो, जिसमें जो नमक है, जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है और वाटर है वो सॉल्वेंट है। और मैंने क्या बोला, हाइपो है, लेस है, मतलब नमक कम है, पानी ज़्यादा है ना, कम नमकीन पानी है, मतलब नमक कम है, पानी ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर एक सेल डाल दिया और मुझे पता है ओस्मोसिस क्या होती है, सॉल्वेंट का मूव होना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये होती है सॉल्वेंट। तो देखो ये मैंने एक सेल डाला और ये जो जिस सॉल्यूशन में मैंने सेल डाला ना, उसमें क्या था, सॉल्यूट क्या था, लेस था। ये एरो मैंने लगाया कि सॉल्यूट क्या था, लेस था, हाइपो था ना, और सॉल्वेंट क्या था, ज़्यादा था, सॉल्वेंट क्या था, ज़्यादा था। और मुझे पता है ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट जहाँ पर ज़्यादा होगा वो मूव करेगा हाई टू लो, तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्वेंट मूव करेगा अंदर से बाहर से अंदर, तो ये जो सेल है ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ये देखो यहाँ पर सेल, देखो सेल क्या हो गया है, फूल गया है ना। तो दिस इज कॉल्ड ए हाइपोटोनिक। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल फूलता है या सेल श्रिंक होता है, सेल फूलेगा या सेल सिकुड़ेगा। तो आप देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन हुआ जहाँ पर हाइपो मतलब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, कम थी, सॉल्वेंट की क्या थी, ज़्यादा थी, तो सॉल्वेंट क्या हुआ, मूव कर गया सेल की तरफ, जिसकी वजह से सेल क्या हो गया, स्वेल हो गया। ठीक है, इन कंडीशंस के कुछ नाम है, मैं आगे समझाऊंगी, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। अब जरा बी देखो, बी क्या लिखा हुआ है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, आइसो मतलब सेम, सेम मतलब क्या है कि अंदर और बाहर सेम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या होगा, सेल में कोई चेंज ही नहीं आएगा, सेल का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ना वो स्वेल होगा ना वो श्रिंक होगा। ठीक है, थर्ड है हमारा क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड क्या है हमारा, हाइपर। अब हाइपर
जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हाइपर हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, मोर, हाई, ऐसे समझो इसको, हाई। क्या हाई, सल्यूट हाई, क्या हाई, सल्यूट हाई, क्या हाई, सल्यूट हाई, और सॉल्वेंट क्या, कम, सल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट कम। अब देखो, अब मैंने क्या करा, एक बीकर लिया, ये मैंने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाला, एक सेल डाला, एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाला, एक सेल डाला, ठीक है। अब देखो यहाँ जिस सेल मैंने जिस बीकर के अंदर डाला ना, जो सेल मैंने जिस बीकर के अंदर डाला, यहाँ पर क्या था, सल्यूट क्या था, ज़्यादा था, सल्यूट क्या था, ज़्यादा था, और सॉल्वेंट क्या था, कम था, है ना। तो ऑस्मोसिस क्या होती है, सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, यहाँ अगर सॉल्वेंट कम है तो उसका मतलब सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे, तो सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल सेम रहता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। डन, ठीक है। अब देखो ये डेफिनेशन, ये तो मैंने ऊपर आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया ना। अब देखो ऑस्मोसिस के क्या है, ये ऑस्मोसिस के 3 टाइप है, ठीक है। ऑस्मोसिस के क्या है, 3 टाइप है। पहला हाइपोटोनिक, दूसरा हाइपर, तीसरा आइसो। हाइपो में क्या हुआ था, सेल क्या हुआ था, स्वेल हो गया था ना, सेल क्या हो गया था, स्वेलअप। और जब सेल स्वेलअप होता है उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, साइटोलिसिस। क्या बोल देते हैं, साइटोलिसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि साइटोलिसिस कंडीशन कौन से सॉल्यूशन में देखने को मिलती है, तो कौन से सॉल्यूशन में देखने को मिलती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। व्हाट इज साइटोलिसिस, सेल का फूलना, सेल का स्वेल होना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाइपरटोनिक में क्या बन जाएगा क्वेश्चन की, सेल क्या होता है, श्रिंक होता है। मैंने पीछे आपको समझाया, हाइपर सॉल्यूशन होता है तो सेल क्या होता है, श्रिंक होता है, सिकुड़ जाता है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्लाज्मोलिसिस कौन से सॉल्यूशन में देखने को मिलती है, तो प्लाज्मोलिसिस कौन से सॉल्यूशन में देखने को मिलती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल रिमेन सेम। तो आपने एक तो साइटोलिसिस और दूसरा प्लाज्मोलिसिस, ये 2 टर्म याद रखनी है, और आपको पता होना चाहिए साइटोलिसिस कौन से सॉल्यूशन में देखने को मिलती है, एज वेल एज प्लाज्मोलिसिस कौन से सॉल्यूशन में देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर, ओके। अब देखो ये आपको पूरा समझ आ गया ना, क्या क्या किया अभी तक हमने, सेल की डिस्कवरीज देखी और सॉल्यूशंस के बारे में समझा, मतलब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में समझा। अब इनकी जरा थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है। जो मैंने करवा दिया ना वही है, आप इनको ऐड कर सकते हो। देखो डेफिनेशन देखो डिफ्यूजन की, न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड एक्सचेंज गैसियस का एक्सचेंज, ये किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन का लिखा हुआ है। देखो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, क्या, कौन सा पॉइंट, 4th पॉइंट, सल्यूट मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सल्यूट कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ये पूरा क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी सेल की। इसको मैं आगे और कंटिन्यू करूँगी, आज के लिए जस्ट हम इतना ही करेंगे, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। सेल ऑर्गेनली आपको समझाऊंगी, प्रोकैरियोट सेल क्या होते हैं, यूकैरियोट सेल क्या होते हैं, ये आपके पटवारी के सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन है सेल ऑर्गेनली के बारे में। तो हमने देखना है कि प्रोकैरियोट्स के पास क्या क्या सेल ऑर्गेनली होते हैं, यूकैरियोट सेल के पास क्या क्या ऑर्गेनली होते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्लियर है, थैंक यू सो मच।